चुनाव में गणित जो बैठाया जाता है उसमें जाति का बड़ा महत्व है और ये चुनाव दर चुनाव साबित हो चुका है। वो उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, आमतौर पे माना जाता है कि उत्तर भारत में जाति समीकरण ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं चुनावी राजनीति के लिए, लेकिन दरअसल अभी हाल में संपन्न चुनाव कर्नाटक में आपने देखा, तमिलनाडु में चले जाइए या और कहीं भी जाइए, पूरे देश में ये एक हकीकत है जिसको राजनीतिक दल बहुत अच्छे से समझते हैं और जनता भी स्वीकार करती है कि एक स्वाभाविक रुझान होता है जाति मतदान के समय या कास्ट का एक प्राइड, ये एक आवश्यक बुराई या कड़वी सच्चाई कह लीजिए आप राजनीति की। तो उत्तर प्रदेश, बिहार या तमाम राजनीतिक जो हलके हैं जहाँ पे चुनाव से पहले ये गणित राजनेता लोग बैठाते हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो INDA अलायंस हो चाहे NDA हो, ये कवायद होती है। तो 2 दिन पहले अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अब वो स्वर्गवासी हो गए कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि, दूसरी पुण्यतिथि पर एक आयोजन किया गया और उस आयोजन के दिन को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया गया और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, वसुंधरा राजे और पूरा मतलब उत्तर प्रदेश या देश के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता गृह मंत्री अमित शाह जी की अगुवाई में मौजूद थे और वहाँ पे एक संकल्प लिया गया कि 80 सीटों पर चुनाव जीतना है और कल्याण सिंह ने जो कार्य शुरू किए थे उनको सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी। अब इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा समझिए आप। कल्याण सिंह जी जो है भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने मंडल और कमंडल को एक साथ लिया और बहुत पुराने नेता थे। जिन लोगों को थोड़ा सा राजनीतिक दिलचस्पी होगी उनको याद होगा उत्तर प्रदेश में जब वो CM थे तो उस समय बहुत सारे ऐसे काम हुए और अयोध्या का वो ढांचा भी उन्हीं के शासनकाल में गिरा था। तो जो लड़ाई है पूरी OBC की, उसमें माइनस यादव, एक्स यादव OBC, यानी वो यादव हटा दीजिए आप, तो जो बाकी OBC हैं उनको अपनी तरफ साधने में बीजेपी ने काफ़ी हद तक सफलता हासिल की है। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी 37% वोट लेके खड़ी है। उसमें PDA का फार्मूला वो चला रहे हैं आजकल। PDA का एब्रिविएशन ये है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। तो इसकी काट के तौर पर क्या बीजेपी एक नए प्रतीक के रूप में कल्याण सिंह को पेश कर रही है कि वो पिछड़ों के नेता भी थे बहुत बड़े और वो हिंदुओं के भी, भगवान राम के भी बड़े भक्त कह दीजिए आप, क्योंकि उनके ज़माने में ही वो अयोध्या की घटना हुई थी और उन्होंने अपनी सरकार कुर्बान कर दी थी। 1991 में सरकार बनी थी, 222 सीटें जीत के आए थे और उसमें कल्याण सिंह के योगदान को कोई भूल नहीं सकता। लेकिन वो सरकार ढांचा गिरते ही उन्होंने इस्तीफा दिया और कभी उसको गिल्ट के रूप में उन्होंने नहीं लिया, जबकि बहुत सारी चीज़ें हुई और वो कहते थे हमें उसका कोई गिल्ट नहीं है। तो एक प्रतीक के तौर पे मंडल और कमंडल दोनों को मिक्स करके बीजेपी की कोशिश कर रही है कि इस समीकरण को अच्छे से लोगों के सामने रखे और सिर्फ प्रतीक के तौर पे नहीं, ये सच्चाई है। जितनी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये सब फैक्ट वाली है, इसमें कुछ भी मेरी तरफ से इंटरप्रिटेशन नहीं, ये फैक्चुअली आपको मैं बता रहा हूँ क्या क्या हुआ। तो अमित शाह जी ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही उसी अलीगढ़ की रैली में, जो मैंने उसकी सुने, उसमें तमाम अंश उसके हैं। उन्होंने ये कहा कि पिछड़ों को साथ लेना, गरीब कल्याण और राम मंदिर, ये जो 3 संकल्प हैं जिन पे कल्याण सिंह जी ने बहुत काम किया, उसी काम को आगे बढ़ाया है इस सरकार ने, भाजपा ने। तो वैचारिक रूप से उसकी उत्तराधिकारिता करंट सरकार के पास है और ये उसको आगे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ से भी ऐसी ही कोशिशें हो रही। तो और ये पूरा ट्रेंड आप पूरे देश में कह सकते हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, उस सबको लगता है कि चुनाव जीतने के लिए ग्राउंड पर ये समीकरण अच्छे से
अपने पक्ष में कर लेने के अलावा कोई उपाय है नहीं। तो इसलिए सारे दल लगते हैं। और अब थोड़ा और पीछे चलिए, अभी ज़्यादा पीछे नहीं, मतलब 2016-17 या और थोड़ा पीछे चलिए 12-13, वहाँ से जो कास्ट इक्वेशंस बीजेपी ने यूपी में या दूसरे प्रदेशों में फिट किए, उसमें उनको ज़बरदस्त सफलता मिली है। परिणाम सामने है आपके। यूपी में लगातार सरकारें रिपीट हो रही हैं, केंद्र में रिपीट हो रही हैं, और एक बड़ा तबका एक्स यादव उनके साथ ओबीसी का जुड़ चुका है। क्या 2024 के लिए ये एक बहुत ज़रूरी कदम है जिस पर सभी काम कर रहे हैं? इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है, मैं आपका परिचय कराता हूँ। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। विजय त्रिवेदी जी की खासियत ये है कि ये इन्होंने संघ और बीजेपी को बहुत करीब से समझा और 2-3 किताबें भी लिखी हैं। संगम शरणम गच्छामि, मतलब नाम से ही आप समझ जाइए कितनी अंदर की बातें इसमें होंगी। अभय जी हैं जो सामाजिक विश्लेषण करते ही रहते हैं और बड़ी करीब से लिखी, इन्होंने भी किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छी किताब भी इन्होंने लिखी जिसको पढ़ना चाहिए लोगों को। हर्षवर्धन जी हैं, प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं और वहाँ की राजनीति को ज़्यादा गहराई से समझते हैं। जाति समीकरण भी आजकल है, अब एक जो अजीब सा एक ट्रेंड चल रहा है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और राहुल वर्मा जी हमारे साथ, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, जो नंबर्स के थ्रू या सोशल रिसर्च के थ्रू भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो समीकरण फिट किए जाते हैं वो क्या है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें 4 लोग ब्राह्मण हैं, देख रहे हो दुबे जी, लेकिन विश्लेषण हम लोग करेंगे जातियों का। ये मैंने एक लाइटर नोट पे कहा, इसको सीरियसली कोई न ले। त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी की जो भी मैंने कथा सुनाई, जो भी 2 दिन पहले की हुई, या जो अखिलेश जी बार बार दावा करते हैं कि वो पीडीए के थ्रू जाना चाहते हैं, क्या ये जंग जो 2024 होने वाली वो इसी के सहारे लड़ी जाएगी और यही एक सच्चाई है? बिल्कुल ठीक बात है, जंग इसी के सहारे लड़ी जाएगी, ये सच्चाई है। क्योंकि अब पूरी की पूरी पॉलिटिक्स जो है, अगर हम देखें इसको 90s के बाद फिर से कमंडल वर्सेस मंडल पर आ गई है, और इसको मंडल 2 भी कह सकते हैं। क्योंकि जो पार्टीज हिंदू वोट बैंक को अपना साथ का नहीं समझती, उनको लग रहा है कि राम मंदिर का जो निर्माण होगा और प्रतिष्ठा होगी, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को वो बड़ा फायदा होने वाला है। तब उसकी काट मंडल 2 के थ्रू हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी को बात समझ में आती है तो भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे सेफ साइड क्या है कि उनके पास जो कमंडल का वोट है, यानी हिंदू वोट जिसे आप कहते हैं, वो तो उनके पास है ही, ऑलमोस्ट जितना है। जरूरी नहीं कि 50% है, 60% है, जो भी है वो उनके पास है। लेकिन जो मंडल का वोट है, जिसे हम समझने में भूल करते हैं, तो सबसे ज्यादा वोट इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है। यदि मैं फिगर्स के हिसाब से देखूं कि 2009 से 2019 जो 3 लोकसभा हुए और 10 साल हुए, तो 2009 में ओबीसी वोट जो था भारतीय जनता पार्टी के पास 22% था, वो 2019 में 44% हो गया। और रीजनल पार्टीज के पास जो 51% वोट था वो 41% पर हो गया। कांग्रेस के पास ओबीसी वोट तब 22% था, जो 15% पर आ गया। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वोट में अपनी बढ़त बनाई है। जैसे आपने 2012 का जिक्र किया कि अमित शाह साहब जब उत्तर प्रदेश में आए थे 2014 के चुनाव से पहले तैयारी करने के लिए और जनरल सेक्रेटरी बने थे, तो उन्होंने सारा फोकस ही नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव दलित इस पर किया। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने जो अंग्रेजों के जमाने में गजट बना था, गजट नोटिफिकेशन था, उसमें जो जातियां थी उनकी स्टडी की और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ कौन कौन सी जातियां हैं और बीएसपी के साथ कौन कौन सी है, उसके अलावा जितनी पार्टियां हैं उन पर फोकस किया जाए। उन पर फोकस किया गया, उनको निकाला गया, फिर उनके नेताओं को छाटा गया, फिर उनके मंदिर, उनकी पूजा, उनके मेले, वो सब आयोजन करके उस पूरी साइड में से काफी हिस्से को बीजेपी ने अपने साथ ले लिया। एक बड़ा काम ये हुआ। उसका नतीजा है कि आप अभी 2022 के जो चुनाव हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें 150 बैकवर्ड एमएलएज हैं, उसमें से 90 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 21 उसमें मिनिस्टर हैं। ऐसे केंद्र में भी 27 मिनिस्टर उसके हैं ओबीसी के, भारतीय जनता पार्टी के। तो अब जैसे आपने शुरू में बात की थी कल्याण सिंह जी का, मैं उनका जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि कल्याण सिंह जी कमंडल प्लस मंडल का डेडली कॉम्बिनेशन है। यस, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अपर कास्ट छवि को, ब्राह्मण बनियों की जो पार्टी जिसे आप कहते थे, उसे ओबीसी के साथ जोड़ने में बड़ी मदद की। एक बड़ा मेजर चेंज हुआ था और उसी वजह से उत्तर प्रदेश में जो 91 की सरकार आई थी
उसमें बड़ा काम हुआ। उसके बाद लगातार हुआ है और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद तो ये ओबीसी का पूरा फैक्टर ही बदल गया है। फिर अभी जो हाल में रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट अगस्त में ही प्रेसिडेंट को सबमिट की गई है, जो 2017 में बनाया था मोदी सरकार ने, उससे आपको एक और बड़ा फायदा हो रहा है कि ओबीसीज में भी जो पार्टी जातियां जिनको फायदा अभी तक नहीं मिला था, उनके लिए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। ओबीसी का क्या होगा, उसका एक नई योजना विश्वकर्मा योजना शुरू हो रही है 17 सितंबर से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर, तो उससे भी 7% करीब वोटों का फायदा होगा। 900 से ज्यादा 928 जातियां हैं जिन पर विश्वकर्मा योजना का असर होगा। अब 2633 में से 928 के करीबन जातियां जो विश्वकर्मा योजना से फायदा उठाएंगी, जो कारीगर हैं जिसमें ज्यादातर, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा। तो ये जो 44% वोट है, मुझे लगता है वो उससे बढ़ जाएगा। रोहिणी कमीशन ने जो बात कही थी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि 97% जो जॉब्स हैं गवर्नमेंट के और हायर एजुकेशन की जो हमारी वैकेंसीज हैं, वो 90% केवल 25% ओबीसी जातियों के पास है और केवल 10 जातियों के पास ये सारे हिस्से का 25% है और करीब 900 से ज्यादा जातियां हैं जिनको कुछ मिला ही नहीं है, ना के बराबर है। तो ये पिछड़ों के अंदर जो असमानता हुई, उस पर मोदी सरकार ने फोकस किया और उसका नतीजा आपको आगे मिलेगा। तो उनके पास बेनिफिट है, एक तो एड ऑन कमंडल वाला तो पूरा वोट बैंक है ही, मंडल का जो वोट बैंक है उसको लगातार आएगा। और ये जो सारा इंडिया है, समाजवादी पार्टी, आपने इसका जिक्र किया, तो वो सब भी अब इस पर लगी गए। CWC में खरगे साहब ने वही किया है। समाजवादी पार्टी ने अपनी जो लोकसभा के लिए कमेटी बनाई है, उसमें से 120 में से 54 ओबीसी हैं। करेक्ट। अब वो केवल यादव नहीं है, उसमें 54 ओबीसी है। तो सभी पार्टियां उससे कर रही हैं। गहलोत साहब ने 21% को बढ़ा के 27% रिजर्वेशन कर दिया है, जुडिशरी में रिजर्वेशन की बात की है। तो अब सब पार्टी सोच रहे हैं कि इस वाले हिस्से को, जिसको हम अब तक नजरअंदाज करते रहे थे, वो हिस्सा अब सबको मिलना चाहिए। पूरे देश में करीब ऐसे एक रफ एस्टिमेट है कि 2600 सरनेम है और यूपी में 166-67 करीब लोग बताते हैं। मतलब अब जाति जनगणना होगी तो पक्के तौर पता चलेगा, लेकिन ऐसे आंकड़े लोग रखते हैं। ये जो आपने एक हाहाकारी आंकड़ा दिया ना कि 90% जॉब 25% के पास, उसमें से 9 सरनेम वाले हैं, तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी चिंता की बात है। प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि जो लंबरदार थे, सामाजिक न्याय वाले, पिछड़ी और दलित राजनीति करने वाले, वो इसको कैसे कंसोलिडेट करने में चूक गए या लगातार चूक रहे हैं यार, या अब उनके हाथ में कुछ बचा नहीं? क्यों, क्या कर दिया उन्होंने ऐसा? देखिए, मैं 2014 में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, तो मैं एक टीवी चैनल पे बैठा हुआ था, तो मुझसे पूछा गया कि आप 4 वाक्यों में, 5 वाक्यों में बताइए, ताकि ट्विटर का एक संदेश बन जाए कि भाई नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। तो मैंने 5 वाक्यों में ये कहा कि जो सामाजिक न्याय की पार्टियां थी, उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ रही है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये था। और वो खराब प्रदर्शन उसके बाद से लगातार जारी है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये इन लोगों का विश्वास एक एंटी ब्राह्मण रेटरिक में है, एक ब्राह्मणवाद विरोधी लफाजी में इनका विश्वास है, जिसकी वजह से जो ऊंची जातियों का समाज है भारत का, यानी जो ब्राह्मणवाद विरोधी लफाजी में यकीन नहीं करता और उसको नकारात्मक मानता है, वो इनके साथ जुड़ने से लगातार इनकार करता है। तो इसमें स्थिति होती है कि भाजपा सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में पिछली बार चुनाव हुआ, अगर आप लोकनीति के आंकड़े देखें तो आप देखेंगे कि उसमें भाजपा सरकार के खिलाफ एक बहुमुखी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिर भी वहां पर, और उसमें वो एंटी इनकम्बेंसी ऊंची जातियों के भीतर भी थी, जैसे कि ब्राह्मण बिरादरी के अंदर वो एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन अंततः उन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे दिया और जो अखिलेश का और अखिलेश ने जो एक पिछड़े वर्ग की एकता बनाई थी, उसको उनके वोट नहीं प्राप्त हुए। तो अब उनको दिखाई पड़ गया 2022 में सबसे ज्यादा बड़ा प्रतिशत लेने के बावजूद वो जीत से बहुत ज्यादा दूर रह गए, उनकी केवल 111 सीटें रह गई। तो ये एक सामाजिक, ये 2022 का जो चुनाव है, ये सामाजिक न्याय की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है। ये उसकी ट्रेजेडी है कि पहले जहां 30% वोटों में उनको पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता था, अब उससे 32 या 33% वोटों में भी पूर्ण बहुमत से वो बहुत ज्यादा दूर रह जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक अपूर्ण ध्रुवीकरण कर पाती थी
लगातार 20 साल तक सामाजिक न्याय के ध्रुवीकरण से पिछड़ती रही, उसने भी एक ज्यादा बड़ा ध्रुवीकरण कर दिया है। कैसे कर दिया है इसको खुद ही अभी आपने बताया कि उसने ऊंची जातियों के साथ में जो शूद्र जातियां हैं, यानी जो ओबीसी जातियां हैं संविधान की भाषा में, उनको उसने जोड़ दिया है। अब भाजपा के सामने दिक्कत क्या है? दिक्कत भाजपा के सामने यह है कि जिस तरह ऊंची जातियां भाजपा की स्थायी वोटर बन गई हैं, उस तरह जो पिछड़ी जातियां हैं उनका केवल एक हिस्सा, एक छोटा हिस्सा ही भाजपा का स्थायी वोटर है। बाकी को अपने साथ रखने के लिए भाजपा को काफी कवायद करनी पड़ती है, नेताओं को मिलाना पड़ता है, तरह तरह की और योजनाएं चलानी पड़ती हैं। वो स्वाभाविक रूप से अभी तक भाजपा के वोटर नहीं बन पाए। हालांकि भाजपा बनिया ब्राह्मण पार्टी नहीं रह गई है, ये सही बात है। तो उसको भाजपा को लगातार कवायद करनी पड़ती है। ये कवायद वो बहुत ध्यान से, योजना पूर्वक, सिलसिलेवार तरीके से करती है। जैसे विजय जी ने बताया कि विश्वकर्मा योजना है, उसी कवायद का हिस्सा है। रोहिणी कमेटी जो है वो उसी कवायद का हिस्सा है। और रोहिणी कमेटी का एक इतिहास है, जो कि जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उसमें हुकुम सिंह कमेटी बनी थी। दरअसल वो वहां से पूरा इतिहास दुबे जी एक चीज बताइए कि जो आपने एक बात कही कि ब्राह्मण जो है स्वाभाविक रूप से इधर है, तो वो जो ओबीसी वाले लोग हैं वो स्वाभाविक रूप से उधर क्यों नहीं है? उसमें से थोड़े क्यों स्वाभाविक रूप? देखिए, उसका एक कारण है। देखिए, भारतीय समाज की एक संरचना है, उसका एक इतिहास है। अंग्रेजों के जमाने के बाद में लगातार जो शूद्र जातियां हैं, जो ओबीसी जातियां हैं, उनके सामने ये विमर्श के जरिए, एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स के जरिए एक इमेज प्रोजेक्ट की गई है कि आप दबे हुए हैं, आप तिरस्कृत हैं, आपका सामाजिक रूप से अपमान किया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अगर आप गुरु गोलवलकर का डिस्कोर्स देखें तो वो लगातार ये अपनी बात कह रहे हैं। स्वयंसेवकों के साथ मैंने बहुत उनकी बातचीत पढ़ी है, बहुत ज्यादा पढ़ा है मैंने। वो लगातार उनसे कह रहे हैं कि जो शूद्र जातियां हैं उनको दबा हुआ मत मानिए। वो कोई जो ऊंची जातियां हैं उनसे वो कम नहीं है। फिर वो जो विराट पुरुष है, ऋग्वेद में इसका जिक्र किया गया है, जिसके बताया जाता है कि इसके मस्तक से ब्राह्मण का जन्म हुआ, वगैरह वगैरह विभिन्न अंगों से। वहां भी वो कहते हैं कि जो पैरों से शूद्र का जन्म दिखाया गया है, इसका मतलब ये मत निकालिए कि ये लोग कमजोर हैं या कमतर हैं दूसरों से, क्योंकि शरीर के सब अंग एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इस तरह का लगातार उन लोगों ने डिस्कोर्स चलाया है। तो भाजपा की तरफ से ये कोशिश रहती है कि वो इस तरीके से इन लोगों को जोड़ें, और दूसरे लोग जो हैं वो एंटी ब्राह्मण रेटरिक के जरिए इन लोगों को जोड़ना चाहते हैं। तो भाजपा का डिस्कोर्स समरसता का है, इन लोगों का डिस्कोर्स एक समानता का डिस्कोर्स है, जिसके अंदर ब्राह्मणवाद विरोध के मुकाबले करके वो पूरी समानता कायम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये सब बातें मैंने इसलिए कही कि इसमें क्या है कि जो ओबीसी वोट है वो अभी आपने जो आंकड़े दिखाए थे उन्हीं को आप देखिए। तो भाजपा को जो राष्ट्रीय स्तर पे ओबीसी वोट मिलते हैं, वो ऐसा नहीं है कि बहुत कंप्लीट पोलराइजेशन भाजपा के पक्ष में हो गया हो। विपक्ष को भी खासे वोट मिल रहे हैं। और विधानसभा के स्तर पे जैसे कई जगह तो भाजपा के पास ओबीसी नेता ही नहीं है। अभी कर्नाटक के सबसे बड़े ओबीसी नेता सिद्धरमैया हैं, भाजपा के पास कर्नाटक में कोई ओबीसी नेता नहीं है। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि कई जगहों पर, आप केवल उत्तर प्रदेश, बिहार में भी आप देखिए, बिहार में भी भाजपा के पास बहुत मजबूत और प्रभावी ओबीसी नेता नहीं है, जबकि दूसरे जो उनके विपक्ष में मोर्चा खड़ा हुआ है उसके पास ज्यादा प्रभावी ओबीसी नेता हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जरूर भाजपा के पक्ष में ओबीसी जो ध्रुवीकरण है वो काफी झुका हुआ है, लेकिन ऐसा सब जगह नहीं है। तो प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि ऐसा सब जगह हो जाए। उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने विश्वकर्मा योजना की पेशकश की। नहीं, ऐसी बहुत सारी योजनाएं इन्होंने की। विजय त्रिवेदी जी, एक सवाल आपसे और फिर मैं हर्षवर्धन जी और राहुल जी के पास जाऊंगा कि बाकी लोगों ने केवल मुंह चलाया है और भाजपा ने सरकार चलाई है। मैं इसको डेटा में कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर बहुत सारी जिनको आजकल लाभार्थी के नाम से जाना जाता है वो योजनाएं, मतलब लोग बस बताते हैं कि 3 करोड़ शायद घर वर बना के दिए हैं। 4 आदमी की फैमिली अगर आप मान लीजिए तो 12-13 करोड़ लोग उससे लाभान्वित हैं। तो काम भी किया है बीजेपी ने, शायद इसलिए वो साध पा रहे हैं। बाकी लोग, मैंने इसीलिए दुबे जी सवाल पूछा था कि उनके वो स्वाभाविक सपोर्टर क्यों नहीं है? क्या खाली लिप सर्विस हो रही थी इसलिए नहीं है? जी नहीं, देखिए, एक तो बहुत लंबे समय से जो ये मैसेजिंग होती रही और जिसका दुबे जी ने, अभय जी ने भी जिक्र किया कि एंटी ब्राह्मण रिटोरिक चलाया गया और ये कहा गया कि वो केवल आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जो पार्टियां थी जो दलितों के साथ, जो ओबीसीज के साथ, वो ये चाहती नहीं थी कि वो उस साइड चले जाए, तो वो रिटोरिक चलता रहा उसकी वजह से। लेकिन जब समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम कर रही है, आज 27 करोड़ लाभार्थी हैं केंद्र सरकार के। आप 12 करोड़ की बात कर रहे हैं, 27 हाउसिंग, केवल हाउसिंग की बात और की मैंने। इतना बड़ा जो
हाँ हाउसिंग, हाँ तो वो हाउसिंग की बात है, लेकिन मैं कुल मिलाकर बात कर रहा हूँ कि वो लगातार हुआ है। और मैं एक शब्द पर थोड़ा सा साफ करना चाहता हूँ कि जो बात हुई कि सामाजिक विडंबना की बात है, मैं इसे विडंबना नहीं कहता। विडंबना तो ये थी कि वो जातियां, वो पार्टियां जो दलितों और पिछड़ों की बात कर रही थी, वो केवल एक खास ग्रुप को फायदा पहुंचा रही थी। जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट, रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 97% जॉब्स जो है 25% जातियों को मिले हैं और 25% जो जॉब्स हैं वो केवल 10 जातियों को मिले हैं। तो इसका मतलब वो केवल ना अपने का विस्तार तो कर रही थी दलितों और पिछड़ों के नाम पर, लेकिन कुछ खास समूहों, कुछ खास जातियों को पहुंचा रही थी। तो सामाजिक विडंबना तो वो थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस सामाजिक विडंबना को तोड़ा और उसे एक्सपोज किया कि नहीं, यही नहीं है पिछड़े लोग, 10 जातियां ही नहीं है ना। आज उत्तर प्रदेश में भी एमबीसी और उनको देखें तो 233 जातियों में से 234 जातियां हैं वहां पर ओबीसी की, उसमें से 150 जातियां एमबीसी और वो हैं पिछड़ा जाति है, अति पिछड़ा जाति है। तो वो जो 150 जातियां थी उन पर आपने ध्यान ही नहीं दिया, आप 10 पर रहे। तो सामाजिक विडंबना तो वो थी। अमित शाह ने, संघ ने और मोदी ने मिलकर इस विडंबना को खत्म करने की कोशिश की और लगातार इस पर काम किया। योजनाओं का विश्वकर्मा ही नहीं, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें इस पर फोकस किया गया है। और जाति के बाद जैसे गोलवलकर का जिक्र किया, मैं बताऊं 74 में पुणे में एक बहुत बड़ी व्याख्यानमाला होती है, वसंत व्याख्यानमाला। उसमें बाला साहब देवरस ने कहा कि अगर छुआछूत को कोई पाप नहीं समझता तो जिंदगी में कोई और पाप नहीं है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उनका ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो कोई नया नहीं है। और आरएसएस की शाखाओं में तो आप जानते हैं कि वहां पर भले ही हम लोग रोज कहते रहे कि सरसंघ चालक जो है ब्राह्मण ही होते हैं, लेकिन पूरे संघ में कोई कास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। करेक्ट ये इसको लेके आते हैं। मतलब वो नीचे तक, जैसे जो रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि उसके अंदर की जो फाइंडिंग्स है उससे ऐसा लगता है कि ये जो अभी दुबे जी आपने भी कहा ना कि एंटी ब्राह्मणिकल रेटरिक चलता था, वो नीचे भी परसिस्ट करता है थॉट प्रोसेस के लेवल पर और प्रैक्टिस के लेवल पे शायद, क्योंकि फिर वो 9 लोग ही क्यों फायदा उठा रहे थे। लेकिन हर्षवर्धन जी, दो जाता हूँ दोबारा राउंड में, ये जो मंडल और कमंडल की बात चल रही है यहाँ पे जातियों को साधने की और साथ ही हिंदुत्व के बड़े अम्ब्रेला के तहत, बीजेपी साधने में एकदम सक्षम दिख रही है आपको? नीरज जी, मुझे लगता है कि अब इस पर तो कोई बहस रह ही नहीं गई। क्यों, उधर भी तो पीडीए बन रहा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि इस पर बहस अगर होती तो आज ये पीडीए चिल्लाने की जरूरत न पड़ती। किसी पिछड़े नेता को आज तक चिल्लाने की जरूरत पड़ी क्या? मुझे याद करके बताइए कोई पिछड़ा नेता हो जो चिल्ला रहा हो कि नहीं पिछड़ों को एक करना है, पिछड़ों को एक करना है। ये भारतीय राजनीति में कभी हुआ नहीं। और अभी चूंकि संघ को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने बहुत, जिसको कहें कि साजिशी तरीके से, बहुत सटल वे में इतना झूठ फैलाया, बार बार कहा ये विरोधी हैं, ये पिछड़ों के विरोधी हैं, ये हिंदू मुसलमान करते हैं, ये जातियों में गड़बड़ करते हैं। और आज जो अभय दुबे जी ने एक बात कही ना, बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी, ब्राह्मणवाद का विरोध करेंगे। अच्छा, कमाल की बात यह कि ब्राह्मण का वाद का विरोध करते करते अब बताइए कौन सा ब्राह्मण है जो लालू यादव के सामने खड़ा हो जाएगा बिहार? कौन सा ब्राह्मण है जो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव से बड़ा नेता है? कौन सा ब्राह्मण है जो स्टालिन से बड़ा नेता है? कौन सा ब्राह्मण है जो शरद पवार से बड़ा नेता है? कौन सा ब्राह्मण है जो मायावती से बड़ा नेता था जब वो मुख्यमंत्री थी? कौन सा ब्राह्मण है जो देश के 70% राज्यों में राजनीति कर रहा हो और उससे बड़ा कोई नेता पिछड़ी जाति का या दलित जाति का ना हो? इसलिए जब आप वो रटंत विद्या करते हैं, जब कांग्रेस के शासन काल में, और स्वाभाविक था, एक जिसको कहते हैं, हम ये सब जानते हैं कि समाज में बहुत से लोगों को उस तरह से शिक्षा के तौर पर, समाज में भागीदारी के तौर पर नहीं मिला। और आपने जो एक बात कही, आपने वो लाइटर नोट पे कहा, मैं उसको सीरियस कर देता हूं। ये सही है कि चूंकि जब सरकारी नौकरियां और उसके बाद जो पत्रकारिता में ब्राह्मण सबसे ज्यादा आए, पढ़े लिखे चले आए इधर, और उसका एक कारण यह भी था कि शायद जिसको हम पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ कहते हैं कि कुछ पढ़ाई लिखाई में जाना है या उस तरफ जाना है, एक समय तक वो लोग बहुत ठेके पट्टे में, शराब की दुकान में और माइनिंग के ठेके में नहीं आते थे, बालू के ठेके में भी नहीं आते थे। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि जो जातीय संरचना और उससे जुड़े काम क्या थे। भारतीय जनता पार्टी और संघ को समझिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
पहले सरसंघ चालक संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार से लेकर गोलवलकर जी, देवरस जी, रज्जू भैया, सुदर्शन जी और अभी मोहन भागवत जी, आप किसी के मुंह से कभी एक जातीय टिप्पणी दिखा दें और दुर्भाग्य से उनको सामाजिक न्याय का नेता कहा जाता है, जो दूसरी जाति के खिलाफ जहर फैलाते। अभी के भी जो सरसंघ चालक हैं डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, उन्होंने 3 वर्ष पहले की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में कहा, एक कुआं, एक श्मशान, एक मंदिर। उन्होंने कहा अगर ये नहीं हम कर सकते हैं तो हिंदू एकता की बात करना ये व्यर्थ है। और उसके आगे की मैं बात करता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अभी के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले कहते हैं कि अगर कोई किसी वजह से कुछ गड़बड़ कर गया हो, यहां तक कि गौमांस भी गलती से खा गया हो, तो उसको वापस लेना चाहिए। डॉक्टर कृष्ण गोपाल कहते हैं कि अगर पाकिस्तान मुसीबत में है तो उसे कुछ गेहूं, कुछ चावल दे देना चाहिए, भले दुश्मन मुल्क है तो हमारा। तो मैं हिंदू से लेकर मुसलमान तक की बात कर रहा हूं। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण है। अब एक लाइन और जोड़ के अपनी बात खत्म करता हूं। जब मुलायम सिंह यादव बड़े नेता होते हैं, लालू प्रसाद यादव बड़े नेता होते हैं, मायावती बड़ी नेता होती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने आदमी बनाते हैं। बड़ी स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, ठेके, पट्टे, कुछ परिवार, कुछ दबंग जो लठ लेकर खड़े होकर वोट डलवा देंगे। और एक समय में सब जानते हैं, अभय जी तो हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं, 40-50 लोग एक समय में ग्राम प्रधान और पंचायत समिति से लेकर और सांसद तक हुआ करते थे मुलायम सिंह जी के घर में। अरे अभी कुछ समय पहले तक थे भाई। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, कहा भैया कोई आदमी हमें नहीं बनाना है, हर जाति के आदमी को हम हिस्सा दे देंगे, हर जाति के आदमी को हम रास्ता बता देंगे, हर जाति के आदमी को एम्पावरमेंट नीति की तरह, हमारी नीति की वजह से दिक्कत ना हो ये कर देंगे, और हर जिले में हर जाति का एक नेता खड़ा कर देंगे। अब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सपा में आप जरा जिलाध्यक्षों को उठा लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों को उठा लीजिए, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सचमुच हिंदू राजनीति है, कोई बंटवारा नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, और उनकी राजनीति में किसी न किसी विरोध की, द्वेष की राजनीति। राहुल वर्मा जी, ओबीसी पर सब लोग नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी में खूब आदमी रखे, यूपी सरकार में आप अभी भी हमारे ख्याल में 22 मंत्री हैं 55 में से, केंद्र में आप देखिए प्रधानमंत्री जी स्वयं, तो इसको इनकार कोई कर नहीं सकता, जो कि समाज की सच्चाई है। तो 24 के मद्देनजर इसको सबसे अच्छे से कौन क्यूरेट कर रहा है अपने पक्ष में? मैं नीरज जी कुछ 2-4 बातें कहना चाहूंगा। पहली तो ये जो हमने ओबीसी वाली डिबेट जो हम कर रहे हैं, वो लार्जली नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक डिबेट कर रहे हैं। अगर आप दक्षिण भारत में बैकवर्ड कास्ट की राजनीति देखेंगे, वहां पे अभी बहुत ही अलग ढंग की राजनीति है, जहां पे जो स्टेट लेवल पार्टीज हैं, चाहे वो डीएमके हो, चाहे आप कर्नाटक में जाएं तो जेडीएस और कांग्रेस है, आप आंध्रा में जाएं, तो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ओबीसी पॉलिटिक्स की, वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक सक्सेसफुल सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला बनाया, जिसमें वो मंडल और कमंडल को साथ में लाने में सफल हुए 14 और 19 के चुनाव में। दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सफलता है अभी, वो 1990 के बाद की सफलता है, और खास तौर से ये 2014 और 19 की सफलता है। तो ऐसा इसको ना प्रस्तुत किया जाए कि हमेशा से ऐसा हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी कमंडल और मंडल को साथ लेकर चल रही थी और हमेशा साथ लेकर चलती रहेगी। राजनीति में सब ऊपर नीचे आता जाता रहता है, और जिसको आप कह रहे थे कि वो मंडल 1 था और ये मंडल 2 है, और इसे हम एक गलती कर रहे हैं मेरे हिसाब से कि हम मंडल पॉलिटिक्स को सिर्फ ओबीसी पॉलिटिक्स के साथ जोड़ के देख ले रहे हैं। मंडल पॉलिटिक्स को अगर आप थोड़ा सा आइडियोलॉजिकली विस्तार रूप देंगे तो वो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स थी, जो 1990 में जब शुरू हुई थी, वो सेकेंड फेज था,
और वो सिर्फ ओबीसी से रिलेटेड नहीं था। उसी समय आप कांशीराम और बसपा का भी उभार देखते हैं। तो एक तरह से पहली बैकवर्ड कास्ट की पॉलिटिक्स का उभार 60 और 70 के दशक में हो चुका था, जब आपको नॉर्थ इंडिया में लोकदल और ऐसी पार्टियां आई थी। फिर दूसरा आपको उभार दिखा था जो 1990 का दशक था, और आपने पूरे नॉर्थ इंडिया में देखा कि काफी जगहों पे ये पार्टियां मजबूत हो चुकी हैं, और साउथ इंडिया में पहले ये सिलसिला चल रहा था। उसी समय 1990 के दशक में अगर आपको याद होगा तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता थे गोविंदाचार्य, जिन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला दिया था, और उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी नहीं बन सकती है, अपने अपर कास्ट बेस से आगे नहीं बढ़ सकती है, अगर उसने ओबीसीज और दलित्स को अपने साथ लाने में सफल नहीं हुए। तो आप उस फॉर्मूले का आपने जो जिक्र किया, कल्याण सिंह आते हैं, उमा भारती आती हैं, इस तरह के कई नेता नॉर्थ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी 1990 के दशक में आगे करती है, जो उन्हें मदद करता है कि 90s के बाद जब 2000s में वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। तीसरी बात, हम जस्टिस रोहिणी कमीशन के जो डेटा को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, और हम इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे सिर्फ ये कुछ ही ओबीसीज के अंदर या दलित्स के अंदर रिजर्वेशन को प्रॉब्लम है। आप अगर इसको ध्यान से सोचेंगे कभी बैठकर, तो बाबा साहब अंबेडकर ने बोला था कि कास्ट जो सिस्टम है इंडिया में, वो ग्रेडेड इनइक्वालिटी का सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर कास्ट को हम हायरार्की अरेंज करेंगे, तो जो कास्ट जिस भी ग्रुप में सबसे ज्यादा ऊपर है, अगर आप अपर कास्ट में, द्विजा कास्ट में भी देखेंगे, तो कुछ कास्ट के पास ही सबसे ज्यादा संसाधन है, सबसे ज्यादा नौकरियां हैं, और वही चीजें हमेशा से पावर और पॉलिटिक्स की कहानी है, रिप्रेजेंटेशन की कहानी है। और ये बात सही है, आप इसमें अभय जी, विजय जी और हर्ष जी ने सही बात कही है कि 90s के दशक में जो पॉलिटिक्स उभरी, जो उसके बड़े नेता या जो बड़ी पार्टियां थी, उन्होंने कुछ किया, पर वो सारे ग्रुप्स तक अपनी पॉलिटिक्स को नहीं ले जा पाए, उनको पूरी तरह से भागीदारी नहीं दे पाए, और वो छिटक के अब अपने लिए नए रास्ते तलाश रही हैं। तो ये तीसरा दौर सोशल जस्टिस का, पॉलिटिक्स का है, इसमें एस्पिरेशन की भी कहानी आ गई है। और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की जो एक नीतियां हैं, जिसमें वो एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स को साथ में लेकर इन ग्रुप्स को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये आप ध्यान रखिएगा कि ये कोई परमानेंट पॉलिटिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है जो आज शुरू हो रहा है वो 2050 में भी चलेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स जीरो सम गेम होता है। आखिर में अगर आप किसी को साथ लाएंगे तो कोई नाराज भी होगा कि आप कितने लोगों को ये हिस्सा बांट रहे हैं, और नाराजगी जो है, राहुल जी एक छोटा सवाल जोड़ दें इसमें, नाराजगी के कारण अलग अलग हो सकते हैं, पर नाराजगी मुझे नहीं लगता 2050 में जातीय प्राइड की वजह से कोई नाराज होगा कि मैं वाजपेयी हूं इसलिए मेरे को दुबे जी से खुन्नस है, ऐसा नहीं होगा। कारण दूसरे हो सकते हैं, मैं वैचारिक रूप से दुबे जी से असहमत हो सकता हूं। तो जो ओबीसी के बीच में जो इस समय डिवीजन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, शायद वो बदलेगी, मैं ख्याल में ये सवाल है मेरा। जी, ये पॉलिटिक्स का नेचर है कि ये जीरो सम गेम नहीं है। एक समय जब 1950 और 60 की कांग्रेस की राजनीति देखेंगे, उसे क्यों हम अम्ब्रेला पार्टी कहते थे? क्योंकि उसमें सारी जातियां कांग्रेस पार्टी को वोट करती थी, लगभग 44 से 50%। सर अब आंकड़ों पे बहस बाद में कर लेंगे। कांग्रेस को अम्ब्रेला पार्टी थियोरेटिकली इसीलिए क्या कहा जाता था, क्योंकि उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी वोट करते थे, और हिंदुओं के सारे ग्रुप वोट करते थे। ओबीसी का प्रतिशत शायद कम रहा होगा। पर 60 और 70 के दशक में जब कांग्रेस, ये जातियां क्यों धीरे धीरे कांग्रेस से छिटकने लगती हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको एस्पिरेशनल, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो पूरी तरह से नहीं हो पाई। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं फाइनली कि भारतीय जनता पार्टी एक अपनी राजनीति के तहत और एक वो कई उसमें चीजें कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजनीति में नेगेटिव नहीं ऐड कर रहा हूं, मैं राजनीति को पॉजिटिव सेंस में लेते हुए वो रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो एस्पिरेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और इस तरह से वो लाने में सफल भी हुए हैं। 14 और 19 में ये ओबीसी 24 में फायदा होगा, 24 में होगा फायदा शायद हो, मतलब पर ये बहुत आसान नहीं होगा कि आपने जो 19 में जो आपके पास मुकाम हासिल करा है नॉर्थ इंडिया में, उसको रिपीट कर पाना। क्यों छिटक जाएगा वो बताइए। क्यों छिटक जाएगा? क्योंकि पॉलिटिक्स अगर अपने अब मैं बता रहा हूं, आपने साउथ इंडिया में तो आपका कोई पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, तो आपके नए साउथ इंडिया से तो ग्रुप्स नहीं आने वाले हैं। अगर अब ये देखिए, पॉलिटिक्स में छिटकने का कारण ये भी होता है कि सामने से ऑपोजिशन क्या पॉलिटिक्स कर रही है। अगर ऑपोजिशन नहीं सफल हुई, अगर उन्होंने अच्छी, मान लीजिए जैसे 14 और 19 की राजनीति में कुर्मी वोटर्स बिहार और उत्तर प्रदेश के
और शायद नॉर्थ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े थे। अगर नीतीश कुमार और भूपेश बघेल कुर्मी राजनीति एक अच्छी तरह से खड़ी करते हैं तो जाहिर सी बात छिटक सकता है, पर अगर वो नहीं करेंगे तो नहीं छिटकेगा। सिर्फ प्रॉमिसेस दे देने से ऐसा नहीं कि आप सारे वोट को साथ रख पाएंगे। नहीं राहुल जी, रुकिए, अगर छिटकने का डर ना होता तो आप इतने प्रॉमिसेस भी नहीं कर रहे। मैं इसी बात को एक्सप्लेन कराना चाहता हूं। देखिए, कोई भी पार्टी का जो अपना एक विजन है और एक लाइन उसको लेके आप चलते हैं, जब उसमें डगमगाते हैं आप, तभी आपको नुकसान होता है। आज कांग्रेस जिस द्वंद्व से गुजर रही है कि उसका कोई विजन ही नहीं है, आइडिया ऑफ इंडिया करते रहते। क्या आइडिया ऑफ इंडिया आपका आइडिया ऑफ इंडिया था कि पहले आपने शाबानों के केस में फेवर लिया, फिर आपको लगा ये नाराज हो जाएंगे तो मंदिर का ताला खुलवा दिया, फिर लगा वो नाराज हो जाएंगे तो सिखों वाला अल्पसंख्यक कर दिया। ये क्या है? मेरा पॉइंट नहीं सुनिए एक मिनट राहुल जी, पूरा कोई भी आइडिया ऑफ इंडिया कांस्टेंट नहीं होता। नहीं बिल्कुल होता है सर। नहीं राहुल जी सवाल तो सुनने पहले। सवाल मेरा, आप किसी थॉट प्रोसेस को जब लेके चलते हैं तो कोर थॉट आपका वही होता है, उसको पूरे करने के तरीके, प्रोसेस आप बदलते हैं, लेकिन आपका कोर नहीं बदलता। ये बात एकदम पक्की राजनीति में समझ लीजिए। जो जितनी भी, जैसे आप ये कह रहे हैं, उदाहरण के लिए यूपी में समाजवादी पार्टी की क्या फिलॉसफी है, क्यों लोग उनसे नाराज हो रहे हैं? आज की तारीख में उनके साथ कोई खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? वो क्यों परेशान है? 30% पर अटक जाते हैं। ये सोचने वाली बात है। हमारे लिए तो कम सोचने लगे, उनके लिए खुद सोचने। लेकिन विजय जी, मैं जो आपको आप ऐसे मत इसको करिए ना। आज अगर समाजवादी पार्टी के साथ नाराजगी है तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नाराजगी थी ना। हाँ। अगर कल्याण सिंह ने जो राजनीति शुरू करी 1996 तक वो सक्सेसफुल हुई, क्या हालत हुई थी बीजेपी की 92 में, 2002 में और 2007 में। तो इसको ऐसे मत प्रस्तुत करिए कि ये राजनीति परमानेंट रहेगी। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं। जी विजय त्रिवेदी जी, क्या रोहिणी रिपोर्ट का गलत इंटरप्रिटेशन हम लोग कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं है, लेकिन राहुल जी क्या बात कह रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने तो एक मोटे तौर पे जो उसका इंटरप्रिटेशन था वो उसका जिक्र किया और उसी को स्टडी करके ये विश्वकर्मा योजना को लाया गया। अब सोचिए 2600 में से 900 जातियों पर यदि कोई योजना असर डालेगी तो उसका एक बड़ा फर्क होगा ना। इस बात से मैं सहमत हूं कि राजनीति क्या, कोई भी हमारी पूरी लाइफ, कोई सोशल सिस्टम कोई भी परमानेंट नहीं होता ना, वो तो बदलता रहता है। ये बदलाव भी इसीलिए आया ना कि कुछ जो 90 के दशक में जो हमने राजनीति शुरू की वीपी सिंह के बाद, मंडल कमीशन के बाद, उसमें फिर 20 साल में हमें समझ में आया कि कुछ लोगों के फायदे की बात हो रही है, तो उसमें जिनका नुकसान हो रहा था वो यहां पर आए। अब एस्पिरेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें यह होता ही है। फिर उसमें वहां उससे पहले ये वाला भी हुआ कि क्रीमी लेयर की बात आ गई। तो ये लगातार होता रहेगा और ये भी नहीं है कि परमानेंट रहेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ या बीएसपी के साथ। जो बीएसपी के पास सबसे बड़ा दलित वोट बैंक था वो खिसक गया ना, समाजवादी पार्टी के साथ ओबीसी वोट बैंक था वो खिसक गया ना। और ऐसा बीएसपी के साथ भी हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने को ब्राह्मण, जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, बीएसपी ने तो ब्राह्मणों के साथ मिलकर सरकार बना ली ना। तो हर वक्त अलग अलग जरूरत होती है। इस वक्त जो नॉन यादव, नॉन जाटव या कुछ 10 जातियां छोड़ दे, यादव की बात मैं स्पेसिफिक नहीं कर रहा, लेकिन उन बड़ी जातियां जो ओबीसी की हैं, ताकतवर जातियां, उनको छोड़कर वो एस्पिरेशनल हैं, उनको मौका चाहिए और वो नरेंद्र मोदी या मौजूदा सरकार दे रही है। और उसका एक बहाना, उसका एक कारण है रोहिणी कमीशन। नहीं तो आप कहते हैं क्या वजह हो गई। अब आपके पास फैक्ट्स हैं, आपके पास चर्चा के लिए बात है, आपके पास योजनाएं हैं, इन सबको लेकर कर रहे हैं। ये 2024 में इसका फायदा होगा, कितना होगा नहीं होगा, लेकिन ये लोग उस रास्ते से इधर आ रहे हैं। ये वैसा ही कनॉट प्लेस जैसा है या इंडिया गेट जैसा है कि आप अकबर रोड से भी आ सकते हैं, आप कोपरनिकस रोड से भी आ सकते हैं, आप फिरोज शाह रोड से भी आ सकते हैं, लेकिन पहुंचना आपको, जो आप कह रहे हैं ना कि विजन आपका होना चाहिए कि इंडिया गेट पहुंचना है, तो वो विजन भारतीय जनता पार्टी का कि भाई मुझे इन सब लोगों को साथ लेकर चलना। आप कुछ लोग वहां से आएंगे, कुछ लोग वहां से आएंगे, हो सकता है कुछ लोग देर से पहुंचे, कहीं पर कहीं और चले जाए, हो सकता है कुछ रास्ते से दूसरी तरफ भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अब सारे के सारे लोग बीजेपी के साथ आ जाएंगे और अब समाजवादी पार्टी या इंडिया जो भी बना हुआ है उसके साथ नहीं होंगे, लेकिन उसको उन्होंने रीथिंकिंग का एक मौका दिया है कि भाई साहब आप देखिए ये फायदा किसको हो रहा है, जिसका त्रिपाठी से जिक्र करते हैं कि 50 लोग एक ही फैमिली के लोकसभा से, राज्यसभा से, विधानसभा से, जिला पंचायत, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक सब में हो, तो फिर वो कभी तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ये क्या हो रहा है और उसका नुकसान होता है, उसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं, ये सब भी हो रहा है, लेकिन एस्पिरेशनल है और ये सोशल चेंज का एक प्रोसेस है। 90 में जो शुरू हुआ
और बहुत रिस्की होता है। आप सोचिए ना, ये इतना आसान होता है तो 53 में जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेलकर कमीशन बनाया था, 55 में रिपोर्ट दे दी, उसको क्यों नहीं लागू किया गया? 75 में हेमवती नंदन बहुगुणा ने बनाया पिछड़ा आयोग जो छेदीलाल के साथ, उस पर क्या काम हुआ? एनडी तिवारी ने क्या किया? फिर जो मंडल आयोग की रिपोर्ट वीपी सिंह ने लागू की, उस पर भी कैसे काम हुआ? फिर कास्ट सेंसस को लेकर इतना हंगामा हो रहा है तो यूपीए सरकार में तो इस पर चर्चा हुई ना। लॉ मिनिस्टर वीरप्पा मोइली ने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी तक लिख दी। जब चिदम्बरम साहब हाउस में बोले तो कितना हंगामा हुआ, आपको याद होगा। फिर मनमोहन सिंह को अश्योर करना पड़ा, फिर जीओएम बनानी पड़ी प्रणब मुखर्जी की, और फिर वो जीओएम की रिपोर्ट आ गई, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। तो ये इतना आसान काम नहीं, ये भी एक बड़ा हिम्मत वाला फैसला है कि हो सकता है ना कि जो रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट को आप एग्जीक्यूट करने लगे तो कुछ अपर कास्ट, कुछ ओबीसी में जिनके पास आज पावर थी, जिसके पास पावर होती है वो छूटती है तो वो भी तो नाराज होता है जी। एक रिस्क फैक्टर इसमें ये भी शामिल है। जी विजय जी, मैं सर छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। अभय जी तुरंत आपके पास आ रहे हैं। अभय जी हर्षवर्धन जी के पास आऊंगा, छोटा सा ब्रेक है, कुछ मिनट का, कुछ सेकंड्स करा दे कि जो ओबीसी जातियों को साधने के लिए सभी राजनीतिक दल बिल्कुल कमर कस के लग गए हैं, तो उसमें कौन इसको फायदा ले पाएगा और क्यों उसको ये फायदा मिलेगा, इसी पे बातचीत हो रही। चार विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं। अभय जी आपकी बारी, जो आप रिएक्ट करना चाहें वो तो बताइएगा, साथ ही 24 में फायदा कौन उठाएगा ये भी बताइए। देखिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अपने सभी साथियों से कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो ओबीसी राजनीति है उस पर कौन नेता और कौन बिरादरी हावी है? ऐसा नहीं है कि सारी ओबीसी जातियां उसके ऊपर हावी हैं, उसके ऊपर कल्याण सिंह, लोधी और काशी बिरादरी हावी है। दीनदयाल उपाध्याय के जमाने से दीनदयाल उपाध्याय ने ब्राह्मण नेताओं को, सवर्ण द्विज नेताओं को इस्तीफा दिलवाकर कल्याण सिंह को और महादीपक सिंह शाक्य को उत्तर प्रदेश विधानसभा में और विधान परिषद में नेता बनवाया था। उसके बाद से ये पूरा सोशल इंजीनियरिंग का सिलसिला तब से शुरू होता है। और ये दोनों जातियां जो हैं, इस खासतौर से लोधी जाति कौन सी जाति है? लोधी जाति भी यादव जाति की तरह खेतिहर ओबीसी है, पेजेंट ओबीसी है दोनों। रोहिणी कमीशन का जो पॉइंट है, रोहिणी कमीशन का जिसलिए बनाया गया, यानी राजनाथ सिंह के जमाने से हुकुम सिंह कमेटी से लेके रोहिणी कमीशन तक भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि जो नॉन पेजेंट ओबीसी बिरादरियां हैं, जो गैर किसान ओबीसी बिरादरियां हैं, यानी कारीगर ओबीसी बिरादरियां हैं, उनकी किसी तरीके से गोलबंदी की जाए। राजभर को अपने साथ जोड़ने के पीछे भी यही सबसे बड़ा कारण था 2017 में, और अभी भी वही सबसे बड़ा कारण है। मैं कहना यह चाहता हूं कि वो जो रोहिणी कमीशन का डेटा, जो मोटा मोटा डेटा, अभी चूंकि रिपोर्ट घोषित तो नहीं हुई है लेकिन थोड़ा बहुत जो पता चला है उससे ये सामने आता है कि करीबन 30%, 25 से 30% के इर्द गिर्द कारीगर जातियां हैं जिनको कुछ भी मिला नहीं है। और जिन 10 जातियों का जिक्र यहां किया जा रहा है, उनके अंदर वे जातियां भी शामिल हैं जो कि बीजेपी की ओबीसी राजनीति के ऊपर हावी हैं, बीजेपी की राजनीति पर भी वो हावी हैं। कुर्मी भी उनमें से एक है, लोधी भी उनमें से एक है। तो पॉइंट यहां भी यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक साथ ओबीसी पॉलिटिक्स के दोनों पहलुओं को साधने की कोशिश कर रही है। एक तरफ वो कल्याण सिंह की स्मृति में उनकी पुण्यतिथि के ऊपर एक बहुत बड़ा सम्मेलन करती है। हालांकि उनकी पहली पुण्यतिथि पे भारतीय जनता पार्टी को कल्याण सिंह की याद नहीं आई थी। कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि है, पहली पुण्यतिथि पे भाजपा ने कोई समारोह नहीं किया था। ये दूसरी पुण्यतिथि, जब भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछा गया कि पहली पुण्यतिथि पे आप कहां थे, तो बगले झांकने लगते हैं इस सवाल के ऊपर। अच्छा, अब चुनाव पास आ गए, अब कल्याण सिंह की याद तो आएगी, क्योंकि ध्यान कीजिए 1999 में जब कल्याण सिंह ने भाजपा छोड़ दी थी या उन्हें निकाल दिया गया था, उस वक्त लोधी वोट भी भाजपा छोड़ के चले गए थे। और वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा के सबसे बुरे दिन थे। भाजपा को रिसर्च करनी पड़ती थी कि उन्हें वोट कहां से प्राप्त होगा, ब्राह्मण बनियों ठाकुरों को छोड़ के कौन वोट देगा भाजपा को। ये स्थिति थी भाजपा की उत्तर प्रदेश में जी। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि भाजपा इस वक्त होशियारी के साथ में, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी इसके लिए, दोनों पहलुओं को साध रही है। एक तरफ वो कल्याण सिंह के जरिए नॉन यादव, गैर यादव ओबीसी बिरादरियों को साध रही है, दूसरी तरफ रोहिणी कमीशन के डेटा से प्रेरणा लेते हुए वो कारीगर जातियों को भी साधने की कोशिश कर रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो ओबीसी वोटरों को साधने की भाजपा की रणनीति मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सुचिंतित है। जी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, 24 में फायदा, मूल सवाल वही है इस विश्लेषण के पीछे का। नहीं, मैं दो छोटी छोटी बातें रखता हूं जिससे आसानी हो जाएगी समझने में कि हम लोग ओबीसी पॉलिटिक्स और भाजपा की बात करते हैं तो थोड़ा सा उस तरह से क्यों नहीं देख पाते।
अभय जी ने कहा कि लोधी और ये सब जातियां हैं वो हावी हैं। अब मैं आपको दो नेताओं के नाम बताता हूं। एक नेता है केशव प्रसाद मौर्य, एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य। अब आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के नेता लगते हैं क्योंकि वो रामचरितमानस को गाली दे देंगे, कभी उनको आप टीका तिलक में नहीं देखेंगे। केशव मौर्य को आप देखेंगे तो लगेगा अरे ये तो ब्राह्मण नेता, अगर मौर्य हटा दिया जाए और केशव जी दिखेंगे तो ब्राह्मण नेता दिखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़ी जाति का नेता है वो समावेशी राजनीति करता है, वो दूसरे को गाली नहीं दे रहा है। ये पार्टी उसको अलाउ नहीं करती क्योंकि उसको बहुत फाइन बैलेंसिंग करके चलना है, दूसरे का विरोध नहीं करना है। दूसरा, अभय जी ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस सवाल पर बगले झांकने लगते हैं कि पहली पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाई, यानी पिछले वर्ष इसके पहले वाली, तो मुझे लगता है अभय जी की किसी गैर जानकार भाजपा नेता से बात हुई होगी जो आज तक किसी कार्यक्रम में, भाजपा के किसी कार्यक्रम में गया ही नहीं होगा। क्योंकि पिछले वर्ष बाकायदा योगी आदित्यनाथ ने अनावरण किया था कल्याण सिंह की प्रतिमा का, और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कार्यक्रम किए थे। अब चूंकि इस बार अमित शाह शामिल थे, योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे, चुनाव का वक्त है और अभी राम मंदिर का भव्य लोकार्पण होना है, इसलिए ये मीडिया में खबरें ज्यादा बनी, हिंदू गौरव दिवस के तौर पर दिखा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो चूंकि समावेशी राजनीति है, किसी को बिगाड़ कर नहीं करने की स्थिति में है। और एक आखिरी बात कहूंगा जो अभी किसी ने कहा, मैं नहीं ध्यान में आ रहा है मेरे, कांग्रेस की राजनीति सर्व समाज की नहीं थी भाई। वो पार्टी ऐसी थी, जब एक समय में जब विभाजन के पहले कहा गया ये हिंदू पार्टी है कांग्रेस और मुस्लिम पार्टी मुस्लिम लीग हो गई, उसके बाद ये कांग्रेस को एक तरह से सबका साथ यूं मिला क्योंकि वो आजादी वाली पार्टी थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखिए तो वहां भी एक कॉकस, एक गिरोह, उसी को सब कुछ मिलता रहा, वो किसी समाज की पार्टी बनने का कोई प्रयास करती कभी नहीं दिखी। जी राहुल वर्मा जी, हम लोग समाप्ति की ओर है, तो हमारा सवाल वही है कि इस पूरी कवायद का फायदा कौन उठाएगा, INDIA वाले या NDA वाले? इस समय अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को इसको लेकर एज है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। और एज इस कारण से है क्योंकि जैसे हम सभी लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि वो लगातार अपनी पॉलिटिक्स को इनोवेट कर रहे हैं इस समय, और हर तरह से वो इस ग्रुप को साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप 14 और 19 के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी का जो ओबीसी में वोट बढ़ा है, अगर आप उसको डिवाइड करके देखेंगे तो एक्चुअली लोअर ओबीसी जो तबका है उसमें वोट का इंक्रीज ज्यादा था। और बीजेपी उसको पाने के लिए या उसको बनाए रखने के लिए 3 तरह की राजनीति कर रही है। एक तो राजनीति कर रही है रिप्रेजेंटेशन की, चाहे वो अपने मंत्रिमंडल में, स्टेट्स में या फिर नेशनल लेवल पे उन समुदायों को जगह दे रही है। साथ में कैंडिडेट्स के समय उनको टिकट दे रही है और इसको बार बार प्रचारित भी करती है कि अगर आप पिछला कैबिनेट एक्सपेंशन देखें तो ये एक बड़ा मुद्दा था कि हमने देखो इतने लोगों को, इस समुदाय के लोगों को जगह दिया। तो एक रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स कर रही है। दूसरी पॉलिटिक्स, अगर आप प्राइम मिनिस्टर के स्पीच को सुने या विश्वकर्मा योजना या इस तरह की ढेर सारी जो उनकी योजनाएं हैं, उससे वो एस्पिरेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि आप इन वर्गों को चीजें नहीं मिली है और हमारी पार्टी उन्हें सही हिस्सेदारी देगी। तो एस्पिरेशन की भी पॉलिटिक्स कर रही है। और थर्ड पॉलिटिक्स जो कर रही है वो जो आपने कल्याण सिंह, हिंदू गौरव दिवस और इस तरह से, और इस समय के कुछ स्कॉलरली वर्क भी ये बताते हैं, वो दलितों के बीच में भी और इन लोअर ओबीसी कम्युनिटीज के बीच में भी एक नए ढंग के हिंदू पॉलिटिक्स का भी असर्शन कर रही है। तो वो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बीजेपी को नॉर्थ इंडिया में एज देता है ओबीसी पॉलिटिक्स के लिए। और अपोजिशन अलायंस को बहुत मेहनत करनी होगी अगर उन्हें रोकना है, क्योंकि ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस राजनीति को उन्होंने 1990 में खड़ा करा और करने की कोशिश करी, वो 2010 आते आते तक वो राजनीतियां कुछ परिवारों की और कुछ जातियों की, वो बहुजन समाज की राजनीति नहीं रह पाई, और ये उसकी कमी थी और इसी वजह से आज उसको मुंह की खानी पड़ी है। उनको भी अपनी पॉलिटिक्स इनोवेट करना होगा अगर वो भाजपा को रोकना चाहते हैं ओबीसी वोट में सेल बनाने से। जी
ये जाति जनगणना वाला जो एक मुद्दा है, ये कार्ड चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? राहुल जी, बहुत छोटा जवाब आपसे ये, फिर विजय जी आपके पास आता हूँ। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आसान होता तो भारतीय जनता पार्टी ने जाति जनगणना शुरू करवा दी होती। और मैं नंबर्स पे डिबेट नहीं कर रहा था जी रोहिणी कमीशन पे। अगर आसान होता भारतीय जनता पार्टी के लिए जी रोहिणी कमीशन के सिफारिशों को लागू कर देना, तो वो 13 बार इस कमीशन को एक्सटेंशन नहीं देती। और जब जुलाई 31 को उसने रिपोर्ट दे दी तो अभी तक पार्लियामेंट में टेबल भी नहीं हुई है। क्योंकि एक बार जब चाल चल दी जाती है तो इसका कोई पता नहीं कि वो किसके उसके फेवर में गिरेगी। इसीलिए ना जातीय जनगणना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी 2016-17 तक इसका समर्थन करती थी, पर अभी तक ना जनगणना जो 21 की होनी थी वो शुरू हुई है, ना जातीय जनगणना पे एक तरह से सरकार विरोध मुखर विरोध नहीं है तो अंदर खाने में विरोध है। और जस्टिस जी रोहिणी कमीशन के रिपोर्ट को अभी तक टेबल नहीं किया गया पार्लियामेंट में, तो इसके नेगेटिव परिणाम भी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए वो फूक के कदम रख रहे हो। जो अभय जी ने एक बात कही जो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि एटलीस्ट अपनी उस पॉलिटिक्स को लेकर, उस राजनीति को लेकर वो बहुत ही संजीदगी और ढेर सारे कयावत एक साथ कर रहे हैं। ओके, विजय जी, ये जो जैसे जाति जनगणना का मंतव्य क्या है, ये तो सबको पता है क्यों हो रही है। सबको मोटे मोटे आंकड़े सरकारी जो हम लोग दिखाते हुए रहते हैं स्क्रीन पे, योजनाओं के जरिए जहाँ से मिलते हैं, वो पता है लोगों को। तो ये असर क्यों नहीं करेगी? अब दुबे जी मुस्कुराइए मत, रुकिए आप, त्रिवेदी जी पहले, फिर आपके पास आता हूँ सर। जी विजय जी। देखिए ये जातियों के आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ऑफिशियल नहीं है ना। और ये बहुत ट्रिकी है। जैसे राहुल जी ने जिक्र किया, मैं इसमें कर्नाटक का जिक्र करता हूँ। कर्नाटक में सिद्धारमैया साहब ने 2013 में जातिगत जनगणना की बात की। उन्होंने कमीशन बनाया, रिपोर्ट की, 2015 में रिपोर्ट आ गई, 2018 तक सरकार रही, लेकिन उसको उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया। और अब जब सरकार आई है तो फिर उस पर काम कर रही है, और वो रिपोर्ट लीक हो गई है। तो वहां वोका और लिंगायत जो वो भी उसमें आते हैं, उनमें बड़ा झगड़ा हो गया है, वहां पे बड़ा टेंशन हो गया है सरकार में, पार्टी में, इसको लेकर बड़ा विवाद है। तो ये इतना आसान काम नहीं है। दूसरा एक और मैं बात कहूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ परेशानी है कि ये सारी पॉलिटिक्स ओबीसी की नॉर्थ इंडिया में हो रही है, जबकि साउथ इंडिया बड़ा ओबीसी का हिस्सा है। यदि आप देखें, आंकड़ों को देखें, तो तमिलनाडु में 71%, केरला में 69%, कर्नाटक में 62%, आंध्र प्रदेश में 52%, बिहार में करीब 61% और उत्तर प्रदेश में। तो ये जो 5-6 बड़े राज्य हैं दक्षिण भारत के, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई ओबीसी लीडर नहीं है, और इसीलिए उसकी वहां पर एंट्री नहीं हो रही, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के लिए आपको रिप्रेजेंट करने का कोई लीडर नहीं है। और उत्तर भारत में भी ये सच है कि उनके पास कोई बड़ा लीडर नहीं है, इसलिए अनुप्रिया जी को भी याद करते हैं, ओम प्रकाश राजभर गाली दे तब भी उनको बैठाते हैं साथ में, संजय निषाद को भी बैठाते हैं, आठवले साहब को भी बैठाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास, और बिहार में भी इसीलिए एंट्री मुश्किल हो रही है, क्योंकि वहां भी उनके पास उस तरह का लीडर नहीं है। इस सब पर भी काम करने की जरूरत है। अबे जी सर, मुस्कुरा क्यों रहे थे? एक मिनट बोलिए सर। जो मैं आपने जो जातिगत जनगणना वाली बात कही थी, मैं उस पर कुछ बोलना चाहता था। हाँ। मेरा कहना यह है कि जातिगत जनगणना तो ठीक है, चलिए वो बहुत अच्छी बात राहुल जी ने कही, मैं सहमत हूं उनकी बात से, और विजय जी ने उसकी तस्दीक भी की। असल में जो ओबीसी लीडरशिप है, खासतौर से जो बड़े मजबूत ओबीसी जातियों की लीडरशिप है, लालू यादव, अखिलेश, तो वो लोग ये समझते हैं कि जातिगत जनगणना करने से उनकी राजनीति को बड़ा भारी उछाल मिलेगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा कहना है कि जातिगत जनगणना उनके खिलाफ भी जा सकती है। ये केवल भाजपा का ही संकट नहीं है, ये जो ओबीसी स्थापित ओबीसी नेता हैं, जो बेसिक मुख्य तौर पर यादव नेता हैं, इनके खिलाफ भी जातिगत जनगणना जा सकती है। और ये जो अभी कोई ऐसी, और 90 के दशक में अगर जातिगत जनगणना होती तब शायद उसका नतीजा कुछ अलग निकलता। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के संसार में बड़ी जबरदस्त पैठ बना ली है, तब इसका नतीजा इन लोगों के पक्ष में अनिवार्यता नहीं निकलेगा। हर्षवर्धन जी। नहीं, मेरी बात अभय दुबे जी ने कह दी है। अच्छा, और मैं इससे तो सर रुको, अब आप बात कह दी तो दोबारा मत, मैं सवाल बदलता हूं। कई बार क्या राजनीतिक दल अपने, सरकार बनाना उनका एक ऑब्वियस गोल होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे गोल हो सकते हैं, उनको पाने के लिए इस तरीके के छोटे मोटे समझौते वो कर लेते हैं कि अच्छा राजभर जी बहुत गुस्सा रहे हैं, 10 सीटों में प्रभाव है, और राजभर जी कुछ मांग रहे हैं, चलो दे दो इनको। बट राजभर जी उनके विजन में कोई असर डालेंगे या उनकी पॉलिटिक्स बदल देंगे, ऐसा तो नहीं होता क्या? ये सही है कि गलत है? ये नहीं, कतई कोई ऐसा नेता वो जो सोच रहा है तो ये असंभव है।
भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आप ऐसे समझिए कि नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक हैं। वो आज प्रचारक नहीं निकले हैं और आज उनको बढ़ाया नहीं गया है। और उनका पूरा करियर देखिए तो वो थे पिछड़ी जात से, वो घांची तेली समाज से हैं। ये संघ के शीर्ष नेताओं को पता था ना। और जिन ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं या संजय निषाद की बात करें या अनुप्रिया की बात करें, देखिए हर जाति जो है ना वो अभी बड़ी बंधी हुई है, अपनी छोटी में बंध गई है। जैसे अनुप्रिया पटेल की बहन वो उनसे लड़ती है, लेकिन केशव मौर्य को पल्लवी पटेल हरा देती है, क्योंकि सारे पटेल कुर्मी वोट वहीं चले जाते हैं। तो कुर्मी वोटों का जो एक तरह से कहें कि जैसे यादवों का है उसी तरह से कुर्मियों का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पिछड़ी जाति के नेताओं को खड़ा करने में लगी रहती है। हरिनारायण, राजभर, फागू चौहान। ठीक है शोधन जी, ठीक है। अभी उनको लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के बिना काम नहीं चलेगा, तो ओम प्रकाश राजभर हैं साथ। ये सभी मुझे लगता है बड़े दल जो है इस तरीके करते हैं कि ये छोटे छोटे जो दल है ना, जो 2-4 सीटों पर, ये प्रेशर ग्रुप्स हैं जिनको लगता है कि अपनी एक वजूद, अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है इस देश की कि जातियों का समीकरण सेट करना चुनाव के मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सारे दल उसमें अपने मुख्य कार्यक्रमों को छोड़ के इसमें लग जाते हैं, तरह तरह की चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि ये एक भारतीय समाज की सच्चाई भी है। और पूरब से पश्चिम तक सबसे तो तमिलनाडु में ओबीसी है 73%। तो अब ये कैसे प्ले होगा, इसकी प्लेबुक में क्या लिखा जाएगा 2024 के मद्देनजर, इस पर हम लोगों की अभी और बहुत सारी चर्चाएं होंगी। आज एक प्रिलिमिनरी चर्चा हमने इसलिए की क्योंकि हाल ही में अलीगढ़ में जो कार्यक्रम हुआ था कल्याण सिंह की स्मृति में, उसके मद्देनजर ये बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।